नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखेंगे हमारे लेक्चर नंबर हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 22 तक। ठीक है, आज हमारा 22वां भाग है और आज हम एमसीक्यू लेक्चर में आज का हमारा जो टॉपिक है वो एमपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर में यूनिट नंबर 2 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है निर्धनता, तलाक और अंतःपीढ़ी संघर्ष। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न पढ़िए ध्यान से। निर्धनता मापन के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को उनके गठन और रिपोर्ट के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निर्धनता का मापन करने के लिए समय समय पर कई सारी कमेटियां, कई सारे आयोग बनाए गए हैं। तो जो कमेटियां या समितियां बनाई गई हैं उनका क्रम क्या है, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो आपको क्रम याद होना चाहिए, कौन सी समिति कब बनाई गई थी। जैसे सिंह रंगराजन समिति, वाई के अलग समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, लक्कड़वाला समिति। अब इसका आपको क्रम जमाना है और क्रम जमाने के बाद आपको इस कूट में इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी समिति बनी, उसके बाद कौन सी समिति बनी। तो समितियों के सन याद होना चाहिए और सन याद होने के साथ साथ उनका क्रम भी याद होना चाहिए। पहले कौन सी समिति बनी और सबसे आखिर में कौन सी समिति। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर लगाना शुरू कीजिए। धन्यवाद मुकेश जी। ठीक है, प्रश्न सभी के सामने आ चुका है, आंसर लगाना शुरू कीजिए। तो देखिए रंगराजन समिति तो अभी हाल फिलहाल बनी थी, 2014 में बनी है, सबसे लास्ट में बनी थी। वाई के अलग समिति सबसे पहले बनी थी, याद रखिए 1977 में बनी थी। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, वाई के अलग समिति आएगी। तेंदुलकर समिति 2008-2009 में बनी थी और लक्कड़ 2008 या 2009 में इसकी रिपोर्ट आई थी, 2007-8 में बनी थी। लक्कड़ वाला समिति 1990 में 1990 में बनी थी, 1993 में इसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे पहले आएगी आपकी सेकंड नंबर। उसके बाद कौन आती है, लक्कड़वाला समिति आती है। उसके बाद आती है तेंदुलकर समिति और सबसे लास्ट में आती है आपकी रंगराजन समिति। यानी सही आंसर क्या होगा, 2, 4, 3 और 1। सही आंसर क्या है, 2, 4, 3, 1। ठीक है, 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में प्रचंड बेरोजगारी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। आपने निर्धनता पढ़ी है, आपने बेरोजगारी भी पढ़ी है, यूनिट नंबर 5 में बेरोजगारी का टॉपिक भी है। और बेरोजगारी की टॉपिक में हम पढ़ते हैं प्रचंड बेरोजगारी। बेरोजगारी का एक प्रकार होता है प्रचंड बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यानी व्यक्ति काम करता हुआ तो दिखता है लेकिन उसका उत्पादन पर कोई असर नहीं होता। तो भारत में प्रचंड बेरोजगारी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वैसे भी प्रचंड बेरोजगारी अधिकांश हमें कृषि अर्थव्यवस्था में और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ये बात तो सही है। कारण क्या है, कृषि क्षेत्र में कार्यबल का 45 से 50% संलग्न है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान 18 से 20% है, जिससे सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। तो कारण पे ध्यान दीजिए। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कभी सिविल सर्विस सेवा का एग्जाम दिया होगा, तो अधिकांश सब्जेक्ट आपने पढ़े होते हैं। जब भी आप प्रचंड बेरोजगारी पढ़ते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या है प्रचंड बेरोजगारी। काम करते हुए लोग दिखाई देते हैं। हम कहते हैं कि भारत की बहुत बड़ी आबादी केवल कृषि क्षेत्र में संलग्न है। असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग है कृषि क्षेत्र। भारत की आबादी का लगभग 50% आबादी कृषि पर ही निर्भर है रोजगार के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2026-27 के बजट के अनुसार केवल 17.5%। तो 17.5% यानी 100 रुपए में से 17 रुपए कमा के देती है एग्रीकल्चर भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था में। लेकिन आबादी कितनी डिपेंड है, भारत की 50% आबादी से ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। लगभग 70 करोड़ से अधिक आबादी केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जो कमा के देती है 18 रुपए। ठीक है, यही सबसे बड़ा कारण है। इसी से मालूम पड़ता है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में क्यों व्याप्त है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्यों व्याप्त है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, आर भी सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखिए, ये है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई कहते हैं जिसे हम। ठीक है, तो एमपीआई की बात हो रही है। इसमें संकेतकों की जो सूची है, उस सूची को किस आधार पर संकेत, यानी जो सूची है उसके संकेत इंडिकेटर क्या होते हैं, बेसिस पर आप उसको इंडिकेट करते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है,
ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आ चुके हम। तो देखिए, गुड इसके बाद में दिए गए हैं। तो पहला है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए हम क्या करेंगे? स्वास्थ्य का पैमाना क्या होगा? स्वास्थ्य का पैमाना होगा बाल मृत्यु दर देखी जाती है। शिक्षा की जब बात आती है तो ये देखा जाता है स्कूली शिक्षा के कितने वर्ष गुजारे हैं बच्चों ने। जीवन स्तर की बात होती है तो स्वच्छ ईंधन याद रखिएगा, ठीक है, क्लीन फ्यूल की बात होती है। और जब हम बात करते हैं एमपीआई की, राष्ट्रीय एमपीआई की, तो बात होती है बैंक खातों की बेसिस पर, ठीक है। वैसे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में इसे शामिल नहीं किया गया था, इसे नीति आयोग ने शामिल किया। क्लियर? क्योंकि मल्टी डायमेंशन इंडेक्स याद रखिएगा 10 इंडिकेटर होते हैं, लेकिन भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए 12 कारकों को शामिल किया गया है, 12 इंडिकेटर को शामिल किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? 2 1 4 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2 1 4 3। विश्व बैंक द्वारा 2017 में पीपीपी के आधार पर निर्धारित अत्यधिक गरीबी के नए मानक संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। ठीक है, परचेसिंग पावर के बेसिस पर निकाली जाती है निर्धनता। इसमें विश्व बैंक का पैमाना क्या है? वो है परचेसिंग पावर, यानी आपकी क्रय शक्ति कितनी है, आप कितना कमाते हैं। तो उसका पैमाना होता है, समय समय पर इसको रिफाइन किया जाता है, समय समय पर इसको संशोधित किया जाता है। तो विश्व बैंक के अनुसार 2017 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में दुनिया भर में गरीबी के मापन का पैमाना क्या डिसाइड किया है, से $1.90 से प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.50 या $1.50 कर दिया गया है। 1.90 प्रतिदिन से बढ़ाकर 2.15 प्रतिदिन डॉलर कर दिया गया है। यह केवल विकासशील देशों की सापेक्ष गरीबी को मापता है। इसमें केवल कैलोरी सेवन को आधार माना गया है। कैलोरी सेवन का आधार नीति आयोग मानता है, यानी प्लानिंग कमीशन तथा वर्तमान में नीति आयोग मानता है। तो भारत में हम कैलोरी सेवन के आधार पर गरीबी का मापन करते हैं। यहाँ बात आ रही है विश्व बैंक, तो विश्व बैंक केवल विकासशील देशों की बात नहीं करता है, दुनिया के सभी सदस्य देशों की बात करता है। ठीक है, यहाँ बात आती है कि अत्यधिक गरीबी की जब बात आती है तो उसका मानक क्या है, कौन सा मानक को अपनाया है विश्व बैंक ने? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले देखा जाता था कि अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन $1.90 कमाता है तो गरीब नहीं हो सकता, उससे ज्यादा कमाता है तो। अब इससे बढ़ाकर 2.15 प्रतिदिन कर दिया गया है। ये जो डेटा है $2.15 प्रतिदिन, ठीक है, यही आपका विश्व बैंक का डेटा है, यही वर्तमान में चल रहा है। सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित निर्धनता रेखा के मानकों के बारे में कौन सा युग्म सुमेलिखित है? सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई थी 2009 में, ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी इलाकों में कितना कमाता है कि उसे गरीबी रेखा में शामिल नहीं माना जाएगा। अगर इससे नीचे कमाएगा तो बीपीएल में शामिल माना जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 33 रुपए, शहरी इलाकों में 27 रुपए प्रतिदिन। ग्रामीण क्षेत्र में मासिक खर्च 816 रुपए और शहरी खर्च 1000 रुपए। ग्रामीण मासिक खर्च 972, शहरी मासिक खर्च 1407 रुपए और केवल कैलोरी 2400 से 2100 आधारित मापन। कौन सा सही सुमेलिखित है सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार? तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट ने यह कहा था कि अगर एक व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में 816 रुपए और शहरी इलाकों में 1000 रुपए खर्च करता है, मासिक खर्च करता है, तो बीपीएल में इससे ऊपर आएगा, यानी एपीएल में शामिल होगा। इससे नीचे आता है तो बीपीएल में शामिल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कथन कारण वाला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। प्रोफेसर रैगनर नक्रेसे के अनुसार कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वे गरीब है। अब ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वे गरीब है, ये किसका स्टेटमेंट है? प्रोफेसर रैगनर नक्रेसे का स्टेटमेंट है। ये याद होना चाहिए, कई बार ये कथन वाला क्वेश्चन पूछा गया है। कारण निर्धनता का दुष्चक्र एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जहां संसाधनों का अभाव, कम उत्पादन और अंततः निरंतर गरीबी को जन्म देता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, याद रखिए 2 प्रकार के प्रश्न। निर्धनता की संस्कृति की बात किसने करी है, निर्धनता का चक्र किसने बताया है? यहां पर पूरा पेपर बिगड़ जाता है। जब भी निर्धनता के चक्र की बात होती है तो निर्धनता के चक्र की बात करी है रैगनर नक्रेसे ने, लेकिन निर्धनता की संस्कृति की जब बात आती है तो ये बात करी है ऑस्कर लेविस ने। तो याद रखिएगा, दोनों शब्दों को अच्छे से पढ़ के रखिएगा, निर्धनता का चक्र, दुष्चक्र, और निर्धनता का दुष्चक्र और निर्धनता की संस्कृति। ये 2 अलग अलग शब्द हैं, दोनों के मायने अलग अलग हैं और याद रखिए दोनों के प्रस्तावक या प्रतिपादक भी अलग अलग हैं। इस शब्द से अलग अलग कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
और एक प्रश्न पूछा गया है स्टेटमेंट से, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, तो बताइए कारण क्या है, सही आंसर क्या होगा। तो भाई सही आंसर तो सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, क्योंकि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, निर्धनता का दुष्चक्र किसने कहा, प्रोफेसर रैगनर नक्सरे ने। और निर्धनता की संस्कृति की बात आ रही है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात आती है। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तो ऑस्कर लेविस का नाम आता है, याद रखिएगा। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा के अनुसार गरीबी का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि निर्धनता की संस्कृति की बात होती है, वो संस्कृति हमें कैसे मिलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, स्वाभाविक सी बात है। यानी दादाजी गरीब थे, उनके बेटा भी गरीब है और हम भी गरीब होंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि निर्धनता संस्कृति की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। तो सरकारी नीतियों की विफलता है, संसाधनों का दोषपूर्ण वितरण है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहने वाली हताशा, व्यवस्था और सुधार के प्रयासों के प्रति निरुत्साह, और केवल तकनीकी कौशल का अभाव। निर्धनता की संस्कृति को लेकर ऑस्कर लेविस ने विचार प्रकट किया कि अगर एक पीढ़ी अभाव में जी है तो दूसरी पीढ़ी कैसे संपन्न हो जाएगी। बच्चे का जन्म ही एक अभावग्रस्त परिवार में हुआ है, तो जीवन में सर्वाइव करने में ही निकल जाता है, अगली आने वाली पीढ़ी भी उसी सर्वाइवल मोड में रहती है हमेशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो पहली बात तो ये कि प्रगति रिपोर्ट कौन जारी करता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। बात किसकी हो रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट की बात हो रही है, और कौन सा पता करना है, गलत तथ्य पता करना है, कौन सा तथ्य गलत है नीति आयोग की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन ए, पिछले 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय औसत के अनुसार लगभग 11.2 आबादी बहुआयामी गरीबी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में गरीबी में सबसे तेज गिरावट देखी गई है, और शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है। ठीक है, तो बताइए क्या समस्या है प्रगति रिपोर्ट के अनुसार। तो नीति आयोग की प्रगति रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो पिछले 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, क्योंकि समस्या यह है कि एनएसएसओ के डेटा आना बंद हो चुका है 2018 के बाद से। 18-19 से बाद से नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आती थी, वो बंद हो चुकी है। अब जो भी नीति आयोग कहता है वही मानना पड़ता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन नंबर ए तो सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपको थोड़ी कमी दिखाई देती है, क्योंकि लिखा है शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है। ऐसा नहीं है। जब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 15 वर्षों में 41.5% आबादी, यानी सॉरी 41.5 करोड़ लोग, 41 करोड़ 50 लाख, 41.5 करोड़ आबादी गरीबी से बाहर आई है, तो शहरी इलाकों में गरीबी कैसे बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी योजनाओं से प्रश्न पूछा गया है, जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है आपके यहाँ। तो जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि निर्धनता जब भी हम पढ़ते हैं तो सरकार के प्रयास, सरकार की योजनाओं को जरूर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे योजना लिखी है, उसका पर्पस, उसका उद्देश्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन है और बाद में इसके ये कूट दिए गए हैं, ध्यान से समझिए। पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। बहुत से लोग योजनाओं को फुल फॉर्म अच्छे से नहीं पढ़ के जाते। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये किसके लिए चलती है। भारत में सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को हम क्या देते हैं, मुफ्त में अनाज देते हैं। 41 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया है, लेकिन तब भी अनाज देना पड़ रहा है। यहीं पर डेटा में विरोधाभास पैदा हो जाता है कि अगर 50 करोड़ आबादी गरीबी से बाहर निकल चुकी है तो अनाज देने की आवश्यकता क्या है। यहीं से विरोधाभास पैदा हो गया। ये विरोधाभास क्यों पैदा हुआ, क्योंकि एनएसएसओ सीएसओ के डेटा आना ही बंद हो गया। जो डेटा सर्वे करते थे अब केवल फाइलिंग में डेटा बनता है नीति आयोग के हिसाब से। इसी कारण से ये विरोधाभास दिखाई देता है आपको, लेकिन हमें योजनाओं से मतलब है। तो पहला योजना क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। में क्या होता है, इसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। दूसरा है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना।
ये शुरू की गई थी कोरोना के समय, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद से जो रेहड़ी पे काम करते हैं या रेहड़ी का ठेला लगाते हैं, ठेले पे काम चलाते हैं, ठीक है, फुटपाथ पे सामान बेचते हैं, उनके लिए योजना को शुरू किया गया था। तो रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देने के लिए ये योजना शुरू हुई। तीसरा है लखपति दीदी योजना, काफी चर्चा में रही बिहार में, बंगाल चुनाव में, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? स्व सहायता समूह की महिलाओं की आय को बढ़ाना। और चौथा है आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक का एक स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड कराया जाता है एक बीपीएल परिवार को, व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को, ठीक है। तो ये है 4, यानी 2 3 1 4। क्लियर? 2 3 1 4। अगला प्रश्न देखिए, लक्कड़वाला समिति ने निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों का सुझाव दिया था? अब लक्कड़वाला समिति आप जानते हैं 1990 में बनी थी और 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। इसने क्या सुझाव दिया था, ठीक है, किन सूचकांकों की बात करी है? पहला थोक मूल्य सूचकांक WPI, आप सुनते होंगे, CPI का डेटा आया, WPI का डेटा आया। तो CPI WPI तो 1950 से डेटा आता है। तो होल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो पहला है WPI यानी होल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों का CPI और शहरों के लिए औद्योगिक श्रमिकों का CPI। तीसरा केवल प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग। और चौथा विश्व बैंक का $1.90 का मानक, जो बढ़कर अभी वर्तमान में $2.15 हो चुका है। तो कौन से मानक को अपनाने की बात करी है लक्कड़वाला समिति ने? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताइए। अभी आपने सुना होगा, देखिए कल ये परसों में, 2 दिन पहले ही, कल या परसों में डेटा आया है CPI का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। इससे पहले WPI का डेटा भी आ चुका है। बात आती है केवल प्रति कैलोरी उपभोग को, तो प्रति कैलोरी उपभोग को अपनाया गया था अलग कमेटी की रिपोर्ट के बाद। विश्व बैंक की बात करें तो ये विश्व बैंक का पैमाना है, इसे लक्कड़वाला समिति से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक केवल पैमाना नहीं है, वो पहले से आता रहा है। लक्कड़वाला समिति ने यह कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि श्रमिक हैं और शहरों में जो औद्योगिक श्रमिक हैं, दोनों की इनकम में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो हम केवल एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर गरीबी का मूल्यांकन नहीं कर सकते, निर्धनता का पैमाना डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमें कृषि श्रमिकों के लिए अलग CPI बनाना चाहिए और औद्योगिक श्रमिकों के लिए अलग CPI के बेसिस पर काम करना चाहिए। यही इनकी रिकमेंडेशन थी, क्योंकि दोनों की इनकम में अंतर है ना। शहरी इलाकों में लोग 25,000 महीना भी कमा सकता है श्रमिक, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिक है, कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाला है, वो महीने के 25,000 कौन कमा रहा है? तो दोनों के लिए CPI अलग अलग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में तलाक की दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि हमारे आज के टॉपिक में 3 टॉपिक है, निर्धनता, तलाक और अंतःपीढ़ी संघर्ष। तो भारत में तलाक की दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, भारत में तलाक की दर विश्व में सबसे कम है, यानी लगभग 1% है। दूसरा, 2005 में ये दर 0.6% थी, जो 2019 में बढ़कर 1.1% हो गई है। तो मैंने तलाक वाला टॉपिक पढ़ाया था तो सारा डेटा पढ़ाया था, याद रखिएगा। तीसरा, पुर्तगाल जैसे देशों में ये दर भारत से भी कम है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों के डेटा अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यह कहना कि पुर्तगाल जैसे देशों में तलाक की दर भारत से कम है, ये गलत है। पुर्तगाल में जो तलाक की दर है वो 62% चल रही है वर्तमान, ठीक है, जबकि भारत में कितनी है? भारत में चल रही है 1.1%। कम हुई कि ज्यादा हुई? बहुत कम है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो केवल थर्ड, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत खुला और मुबारा में मुख्य अंतर क्या है? वही मुस्लिम प्रथा धर्म में या मुस्लिम संप्रदाय में, ठीक है, तलाक के कई सारे प्रकार हैं। उसमें से दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं, खुला और मुबारा। खुला और मुबारा में मुख्य अंतर क्या है? खुला पति की इच्छा और मुबारा पत्नी की इच्छा से होता है।
खुला पत्नी द्वारा मुआवजे के साथ तलाक की मांग होती है, जबकि मुआवरा आपसी सहमति से तलाक होता है। दोनों एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं। मुबारा केवल मौखिक होता है, खुला लिखित होता है। तो बताइए सही आंसर क्या है? ठीक है, तो मुबारा और किससे क्वेश्चन पूछा गया है? खुला से। खुला में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है मेहर के बारे में, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, दहेज प्रथा होती है। वैसे तो धार्मिक प्रथा नहीं है, ये एक सामाजिक प्रथा है, लेकिन जिसमें वधु पक्ष वर पक्ष को दहेज देता है। लेकिन इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कुछ राशि दी जाती है, जिसे मेहर कहते हैं। लेकिन अगर पत्नी मेहर की राशि में से कुछ हिस्सा वापस करने को तैयार हो जाती है, तो तलाक मांगती है कि मेहर में से कुछ हिस्सा वापस हस्बैंड को दे दिया जाएगा, तो इसे कहते हैं खुला प्रथा। क्या कहते हैं? खुला। यानी पत्नी द्वारा मुआवजे के साथ तलाक देना, यानी जो मेहर की राशि थी उसमें से कुछ हिस्सा लौटाकर तलाक चाहती है पत्नी, इसे कहते हैं खुला। और मुबारा होता है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं, इसे कहते हैं मुबारा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक तरफा तलाक के आधारों में कौन सा शामिल नहीं है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू विवाह में तलाक संभव है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? किस आधार पर तलाक नहीं होता? व्यभिचार, संन्यास, आपसी सहमति से अलग रहना, कुष्ठ रोग या संक्रामक बीमारी। ऐसा कौन सा आधार है जिसके बेसिस पर तलाक नहीं हो सकता? जो तलाक का आधार नहीं है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत, ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? आपसी सहमति से अलग रहना। ठीक है, आपसी असहमति से अलग रहना, यानी अपने आप नाते। एक तो सेपरेशन पीरियड कहते हैं कि भैया आप डिवोर्स फाइल करते हैं तो कुछ सेपरेशन पीरियड होता है 1 साल का, जिसमें दोनों अलग रहते हैं, फिर उसके बाद आपसी सहमति से तलाक हो जाता है। लेकिन आपसी असहमति से, सहमति नहीं है, एक पक्ष अलग होकर रहने लगा, तो इसके बेसिस पर तलाक नहीं हो सकता। सायरा बानो बनाम भारत सरकार मामले का मुख्य परिणाम क्या था? तो सायरा बानो केस जब आया उसके बाद 2017 में जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने 3 तलाक प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया, अवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यही था सायरा बानो केस। तो सायरा बानो केस के चलते क्या हुआ, तलाक तलाक ए बिद्दत, कभी कभी क्या होता है 3 तलाक लिखा नहीं आएगा, क्योंकि 3 तलाक आएगा तो आप जल्दी से लगा देंगे, इसलिए आपको सही शब्द याद होना चाहिए, तलाक ए बिद्दत। तो तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया था सायरा बानो केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने। तो तलाक ए बिद्दत को याद कर लीजिएगा, 3 तलाक दिमाग से निकालकर तलाक ए बिद्दत को याद कर लीजिए, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। मुस्लिम महिला अधिनियम, विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के कड़े प्रावधानों में कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। 3 तलाक देने पर 5 साल की जेल का प्रावधान, एक जमानती अपराध है जिसे पुलिस स्टेशन से सुलझाया जा सकता है, केवल पत्नी या करीबी रिश्तेदार ही शिकायत दर्ज करा सकता है, मौखिक तलाक मान्य है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अमान्य है। तो बताइए, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर को जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए, ठीक, इतने लोग बैठे हैं, जवाब डेली की तरह कुछ लोग ही देंगे बस, यानी बाकी लोगों ने अभी तक रिवीजन ही नहीं किया है। तो देखिए, पहली बात तो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2009 किस प्रकार के तलाक को असंवैधानिक घोषित करता है? तलाक ए बिद्दत को, यानी 3 तलाक, इसे कहते हैं तलाक ए बिद्दत, इसको असंवैधानिक घोषित करता है। अब बात आ रही है कौन सा कथन सही है। तो पहली बात तो 3 तलाक यानी तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन कोई भी तब भी अगर 3 तलाक का कोई करता है, अपनाता है 3 तलाक की स्थिति, तो 5 साल की सजा का प्रावधान नहीं है, 3 साल की सजा का प्रावधान है। यानी ये स्टेटमेंट जो गलत है। पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 5 साल नहीं बल्कि 3 साल की सजा होती है। दूसरा, ये जमानती नहीं है, गैर जमानती है, याद रखिएगा। और तीसरा, ठीक है, चौथी बात, ये मौखिक तलाक मान्य नहीं है। मौखिक तलाक मान्य हो गया तो 3 तलाक मान्य हो जाएगा, तो मौखिक भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है।
ना तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, ना तो ईमेल के द्वारा, ना तो मौखिक तलाक के द्वारा तलाक 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 घोषित नहीं कर सकते। यानी ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों? क्योंकि पत्नी या पत्नी के करीबी रिश्तेदार ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये नहीं कि पड़ोसी शिकायत दर्ज करा के आ गया, ऐसा नहीं होगा। पत्नी या पत्नी के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं तलाक के बिद्दत के संदर्भ में। ठीक है, मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विशेष विवाह अधिनियम 1954 की किन परिस्थितियों में लागू होता है? तो स्पेशल मैरिज एक्ट, एक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और एक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष विवाह अधिनियम। तो ये विशेष विवाह अधिनियम कब लागू होता है, किस परिस्थिति में लागू होता है? केवल हिंदू और सिखों के विवाह पर, आंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों या इस अधिनियम के तहत पंजीकृत विवाहों पर, केवल विदेशी नागरिकों के विवाह पर, या केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पेशल मैरिज एक्ट तभी लागू होता है जब विवाह करने वाले लोग दो पक्ष अलग अलग धर्मों के लोग हों, या किसी ने स्पेशल मैरिज के तहत इसके तहत पंजीकृत कराया हो, उन्हीं पे लागू होगा। हिंदू और सिखों पे लागू क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट अलग है और सिख संप्रदाय के लिए आनंद विवाह अधिनियम अलग से बनाया गया है, इसीलिए उन पर स्पेशल मैरिज एक्ट लागू नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत में महिलाओं की बढ़ती शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता तलाक के मामले में वृद्धि का एक सामाजिक कारक है। ये तो सही बात है, शिक्षा के बढ़ने से, आर्थिक स्वतंत्रता के बढ़ने से महिलाएं सेल्फ डिपेंड हुई हैं, इसलिए अब वो संभावना बढ़ी है, इसलिए तलाक की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आर्थिक स्वतंत्रता या शिक्षा ही तलाक का कारण है। कारण, शिक्षित महिलाएं असफल या अपमानजनक विवाह में रहने के बजाय स्वतंत्र जीवन चुनने का विकल्प अधिक सुलभता से ले पा रही हैं। सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कुछ कथन कारण वाले प्रश्न काफी सिंपल होते हैं, काफी सरल होते हैं, बस अच्छे से उसको अगर पढ़ा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, इद्दत की अवधि का संबंध मुस्लिम कानून के किस तलाक के प्रकार से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है? ठीक है, बात हो रही है इद्दत की अवधि का संबंध मुस्लिम कानून के किस तलाक के प्रकार से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो इद्दत की जो अवधि होती है उसका पालन किस प्रकार के तलाक में होता है? तलाक ए बिद्दत, तलाक ए अहसन, तलाक ए तहफीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग रहना स्वीकार करते हैं और इसे इद्दत की अवधि कहा जाता है। इस इद्दत की अवधि में दोनों मेल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर लंबे समय तक इद्दत की अवधि का पालन अगर होता है तो फिर स्वतः ही आपसी सहमति से तलाक हो जाता है। तो इस किस प्रकार के तलाक में से इद्दत की अवधि को शामिल किया गया है? तलाक ए बिद्दत का मतलब होता है 3 तलाक। ठीक है, लेकिन इद्दत की अवधि का पालन होता है तलाक ए एहसन में। ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 में तलाक का कौन सा आधार समान रूप से मौजूद है? अब यहां से दो प्रश्न बन गए आपके। ईसाई विवाह अधिनियम कब आया? 1872 में आया था। देखिए, मुस्लिम विवाह, पारसी विवाह, सिख विवाह, हिंदू विवाह, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सभी अधिनियम बाद में आए हैं। सबसे पहले ईसाई विवाह अधिनियम लागू हुआ था भारत में 1872 में, और पारसी विवाह तलाक अधिनियम आया 1936 में। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन भी बन सकता है, जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम आया 1955 में, स्पेशल मैरिज एक्ट विशेष विवाह अधिनियम आया 1954 में, पारसी विवाह अधिनियम आया 1936 में, ईसाई विवाह अधिनियम आया 1872 में। जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इन दोनों ही अधिनियमों में तलाक का एक समान आधार क्या है? संन्यास, व्यभिचार, क्रूरता, मानसिक विकार, केवल धार्मिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो पारसी विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, सॉरी ईसाई विवाह अधिनियम, दोनों में ही तलाक का एक कॉमन आधार है। वो क्या है? व्यभिचार, क्रूरता और मानसिक विकार। तलाक के बाद भरण पोषण और कस्टडी के संदर्भ में 2019 के अधिनियम के अनुसार निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसे? तो 3 तलाक, जो तलाक ए बिद्दत को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित किया 2017 में और संसद ने 2019 में कानून पारित किया, उस संदर्भ में एक प्रश्न ये पूछा गया है कि ऐसी स्थिति में भरण पोषण को लेकर और कस्टडी के संदर्भ में अंतिम निर्णय कौन सुनाएगा? वक्फ बोर्ड के द्वारा, स्थानीय बोर्ड को, मजिस्ट्रेट को, या परिवार के बुजुर्गों को? कौन फैसला सुनाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, संसद ने कानून पास किया है, आप पंचायत ने फैसला नहीं सुनाया है। तो ऐसे में संसद का कानून है, तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड, स्थानीय पंचायत, परिवार नहीं आएगा।
संसद का कानून बनाया गया है, न्यायालय फैसला सुनाता है, न्यायालय के अलावा कोई फैसला नहीं सुना सकता, अंतिम निर्णय हमेशा न्यायालय का होता है, इसलिए मजिस्ट्रेट को सारी पावर दी गई है। अंतःपीढ़ी संघर्ष को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि ये मूल्यों, अपेक्षाओं और व्यवहारों में भिन्नता के कारण होने वाला टकराव है? सामान्य सी परिभाषा और पूरी परिभाषा में अंतःपीढ़ी संघर्ष के कारणों का जिक्र कर दिया गया। ये मूल्यों में, अपेक्षाओं में और व्यवहारों में भिन्नता के कारण होने वाला टकराव है, इसी को कहते हैं अंतःपीढ़ी संघर्ष। क्लियर? तो यानी जनरेशन गैप क्यों आता है? क्योंकि वैल्यूज को लेकर, ठीक है, अपेक्षाओं को लेकर, व्यवहारों को लेकर हमेशा समाज में परिवर्तन आता है और इसी के चलते दो जनरेशन के बीच में टकराव पैदा होता है। ये परिभाषा किसकी? कॉलमैन, गुडेहार्ट, कार्ल मैनहाइम या टॉलकट पार्सन? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है कार्ल मैनहाइम। ये परिभाषा किसकी है? कार्ल मैनहाइम की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, कार्ल मैनहाइम के पीढ़ी सिद्धांत, जनरेशनल थ्योरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए, क्वेश्चन ये बन सकता है, जनरेशनल थ्योरी किसने प्रतिपादित की है? ये प्रश्न भी तो पूछा जा सकता है, कभी कभी डेटाबेस क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। तो ये जो जनरेशनल थ्योरी है उसका आधार क्या है? कार्ल मैनहाइम के अनुसार जैविक आयु का अंतर, ऐतिहासिक क्षण और विशिष्ट सामाजिक अनुभव, केवल आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, तकनीक का प्रयोग। किस बेसिस पर कार्ल मैनहाइम कहते हैं कि जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है? जनरेशनल थ्योरी में उन्होंने जो संघर्ष बताया है उसका कारण क्या है? इस रूप में देखते हैं कार्ल मैनहाइम। तो कार्ल मैनहाइम ये कहते हैं कि हर जनरेशन का अपना एक विशिष्ट अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, स्वाभाविक सी बात है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है, सोचने समझने का अपना एक तरीका होता है, लाइफ के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो नई जनरेशन एक नया एक्सपीरियंस ले रही है, पुरानी जनरेशन वो एक्सपीरियंस फील ही नहीं किया है, उनका एक्सपीरियंस अलग है अपने आप में। तो जनरेशन गैप आना स्वाभाविक सी बात है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? ऐतिहासिक क्षण और विशिष्ट सामाजिक अनुभव। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःपीढ़ी संघर्ष के विचारकों और उनकी अवधारणाओं से प्रश्न पूछे गए हैं। ये पेपर बिगड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके पोस्ट मॉडर्निटी से भी जुड़ी हुई हैं। पहला देखिए, टॉलकट पार्सन, लुइस कोर्जर, एंथनी गिडिंग्स या ब्रॉफेन बैनर। चार लोगों के नाम हैं और चारों की अवधारणाएं हैं। तो सबसे आसान अवधारणा तो आपको सबसे पहले दिख गई होगी, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी। हम पढ़ चुके हैं कई बार। रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी का विचार किसने दिया है? एंथनी गिडिंग्स का विचार है, यानी सी का हो गया 1। बात आता है क्रूजर। क्रूजर की जब बात आती है तो संघर्ष की बात आती है। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट दी थी, यानी संघर्ष का कार्यात्मक सिद्धांत दिया है किसने? आपके क्रूजर ने। तो आंसर क्या हो गया? बी का 3। टालकट पार्सन की बात आती है तो उन्होंने रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट की बात करी है, यानी ए का 2 और डी का हो गया 4। ठीक है। ब्रॉफेन बैनर, इन्होंने कहा था कि हमेशा से हर जगह का इकोसिस्टम अलग अलग रहा है, तो हर जनरेशन का अपना इकोसिस्टम होता है, नई जनरेशन का अपना एक इकोसिस्टम होता है। इस इकोसिस्टम के चलते ही क्या होता है? जनरेशन गैप अलग अलग हो जाता है। क्लियर? इसी को इकोलॉजिकल सिस्टम गैप की संज्ञा दी गई है। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, इकोलॉजिकल जनरेशन सिस्टम गैप का अवधारणा किसने दी है? ब्रॉफेन बैनर ने दी। ठीक है। ब्रॉफेन बैनर का नाम आपने बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पूछा गया तो पेपर बिगड़ सकता है। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? 2 3 1 4। 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल डिवाइड अंतःपीढ़ी संघर्ष का आधुनिक और प्रमुख कारण बन चुका है। ये तो सही बात है। क्या होता है डिजिटल डिवाइड? क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। भाई, एक पीढ़ी ऐसी है जिसके पास मतलब सारी जानकारी है, मोबाइल कैसे काम करता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तकनीक का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई क्या होता है, 5G क्या होता है। और एक कुछ लोग वो है जो इस प्रकार की जानकारी से अभाव है, जिनके पास, जिनको ये चीजें जानकारी नहीं है। इस कारण से क्या होता है? गैप क्रिएट हो जाता है। इसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक है। यही आज वर्तमान में अंतःपीढ़ी संघर्ष का कारण बनकर उभर कर सामने आया है। कारण क्यों है? नई पीढ़ी डिजिटल दुनिया में पली बड़ी है, जबकि पुरानी पीढ़ी ने इसे जीवन के आखिरी समय में उत्तरार्ध में अपनाया है, जिससे संवाद और कार्यशैली में बड़ा अंतर आ चुका है। ठीक है। तो बड़ी जो पुराने ओल्ड एज लोग हैं या पुरानी पीढ़ी है, ठीक है, जो बेबी बूमर्स हैं या मिलेनियल्स हैं, मिलेनियल्स तो चलिए फिर भी यूज टू हैं, जो 1950-60 के दशक में पैदा हुए हैं, जो अभी इस समय 60-70 साल के हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी अभी भी एडवांस है, नई है, क्योंकि उनका लंबा समय केवल आपके लैंडलाइन फोन
में चला गया, रेडियो सिस्टम में चला गया। तो वर्तमान में जो वाईफाई है, वर्तमान में जो व्हाट्सअप कल्चर है या व्हाट्सअप इंस्टाग्राम है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आम नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा कारण बनकर उभर कर सामने आया है जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट का। भारतीय परिवार अध्ययन और अन्य शोधों के अनुसार अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रभावों के बारे में कौन सा तथ्य सही है? सही तथ्य पूछा गया है। लगभग 40-45 परिवारों में पीढ़ियों के मतभेद के कारण सहयोग घटा है। 60% युवा और 50% बुजुर्ग पीढ़ी विभेद को मानसिक तनाव का कारण मानती है। पिछले 30 वर्षों में एकल परिवारों में 50% वृद्धि का कारण पीढ़ीय तनाव है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? और चौथा, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो भारतीय परिवार अध्ययन जो इंडियन फैमिली स्टडी की गई, उसके बेसिस पर कौन सा डेटा सही है? इस प्रकार के प्रश्न तभी सॉल्व होंगे जो आपने चीजों को डिटेल में नोट्स बनाए होंगे। सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। इसलिए कहते हैं कि पढ़ते समय कि गुप्ता शर्मा जैसी किताबें होती है ना कि अंतःपीढ़ी संघर्ष क्या होता है, पढ़ लिया, कारण क्या है। लेकिन जो नई नई रिपोर्टें आती हैं, ये कौन पढ़ेगा? इसको तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता, ये नई भूमिकाओं और सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। अंतःपीढ़ी संघर्ष के संदर्भ में ये विचार किसने दिया है? अब ध्यान समझिएगा, जरूरत नहीं है परिभाषा को पढ़ने की। संघर्ष को हमेशा प्रकारवादी किसने माना है? आपको चार आपने थिंकर पढ़े होंगे, कार्ल मार्क्स है, डेरेनहॉफ है, कॉलिन्स हैं और क्रोजर है। ये चारों ही संघर्षवादी विचारक हैं। लेकिन इसमें जो क्रोजर हैं वो कौन है? वो संघर्ष का प्रकारवादी स्वरूप देखते हैं कि संघर्ष को अनिवार्य मानते हैं और संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का कारक के रूप में देखते हैं और संघर्ष को पॉजिटिव वे में देखते हैं। कौन? क्रोजर। तो सही आंसर क्या आएगा? लुइस क्रोजर। स्टेटमेंट भी अच्छे से पढ़ के रखिएगा। कार्यस्थल पर अंतःपीढ़ी संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? वर्किंग प्लेस पर भी आपको देखने को मिलता है जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी अंतःपीढ़ी संघर्ष देखने को मिलता है वर्किंग प्लेस पर भी, कार्यस्थल पर भी। इसका कारण क्या है? पुरानी पीढ़ी द्वारा तकनीकी नवाचारों को प्राथमिकता देना, युवा द्वारा अनुभव आधारित पदोन्नति की मांग करना, वरिष्ठों द्वारा औपचारिकता पर जोर देना बनाम युवाओं की अनौपचारिकता और डिजिटल संचार शैली, और वेतन विसंगति। स्वाभाविक सी बात है, सही आंसर क्या है? अभी भी जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो अभी भी फॉर्मेलिटी की बात करते हैं। लेकिन जो जेंजी आए हैं, नए नए कल्चर डेवलप हुआ है, जो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी है, वो जरा इनफॉर्मल है कम्युनिकेट करने में या कम्युनिकेशन करने में। पुरानी पीढ़ी एक लेटर लिखती थी, बकायदा पूरा ईमेल लिखती थी, फिर चीज़ों को भेजती थी अप्रूवल के लिए। नई पीढ़ी सीधा क्या करती है? व्हाट्सअप करती है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करती है। तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं जनरेशनल गैप पैदा हो जाता है। अगला प्रश्न, वैल्यू गैप कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में नई पीढ़ी किन मूल्यों को अधिक महत्व देती है? तो वैल्यू गैप कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इसी बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया है। भाई, अनुशासन, आज्ञाकारिता, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत अधिकार, पारस्परिक सामाजिक नियंत्रण, केवल धार्मिक रीति रिवाज। तो वैल्यू गैप कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि पुरानी पीढ़ी को आदत थी कि डिसिप्लिन में रखने की, हमने जो कह दिया बस वो ही सही है। ये जो आज्ञाकारिता वाला कॉन्सेप्ट था, डिसिप्लिन के नाम पर तानाशाही प्रवृत्ति को आरोपित करना, जो सोच थी पुरानी पीढ़ी की, नई जनरेशन इसको स्वीकार नहीं करती। नई जनरेशन तीन बातों पे फोकस करती है। पहले, हमारा क्या राइट्स हैं। दूसरा, समानता की बात करती है। इंडिपेंडेंस की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है। इसी को लेकर, वैल्यू को लेकर क्या होता है? मामले उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के हिसाब से अनुशासन, आज्ञाकारिता की बात होती है, जबकि नई पीढ़ी स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत अधिकारों की बात करती है। ठीक है, इसको आप एंथनी गिडिंस की रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी में समझ सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी में इन सब बातों पे ही फोकस हो रहा है कि नई जनरेशन जो है वो समानता की बात करती है, नागरिक अधिकारों की बात करती है, वो आज्ञाकारिता के नाम पर, अनुशासन के नाम पर, ठीक है, तानाशाही को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। अगला क्वेश्चन, अंतःपीढ़ी संघर्ष संक्रमणकालीन समाज की एक अनिवार्य विशेषता है। भाई, सोसाइटी क्या है? संक्रमण काल से गुजर रही है, तकनीकी परिवर्तन बहुत तेजी से आ रहे हैं। कारण, जब पुराने मूल्य अपनी उपयोगिता खोने लगते हैं और नए मूल्यों को पूर्ण सामाजिक मान्यता नहीं मिलती है, तब संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। स्वाभाविक सी बात है। आप चाहे एलजीबीटी की कम्युनिटी की बात हम करें, चाहे आप एआई की बात करें, हर जगह पर आप तो देखेंगे कि संक्रमण काल चल रहा है। पुरानी पीढ़ी के जो मूल्य है वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं और नई पीढ़ी के जो मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, उनको मान्यता नहीं मिल रही है, नए मूल्यों को, नई आदतों को, नई सोच को। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष होना स्वाभाविक हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
बच्चों में पहचान संकट और मूल्य भ्रम के संदर्भ में शोध क्या दर्शाता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये अंतःपीढ़ी संघर्ष से ही जुड़ा हुआ है। जब बच्चे अपने ही घरों में अंतःपीढ़ी संघर्ष देखते हैं, पिता को, दादाजी को या घर में आपस में लड़ते हुए देखते हैं, तो उन पर क्या असर पड़ता है, ये प्रश्न पूछा गया है। जिन परिवारों में निरंतर संघर्ष होता है, वहां बच्चों में 35 से 40% मूल्य भ्रम पाया जाता है। वो समझ ही नहीं पाते सही क्या है, गलत क्या है। तो 35 से 50 बच्चों में ये देखा गया, 35 से 40% बच्चों में देखा गया कि उनमें मूल्य भ्रम की समस्या पैदा हो जाती है कि जब वो घर में ही झगड़े देखते हैं, घर में ही संघर्ष देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है। पीढ़ी संघर्ष से बच्चों का सामाजिकरण बेहतर होता है। आर्थिक स्वतंत्रता मिलने पर पहचान संकट समाप्त हो जाता है। इसका बच्चों के मानसिक विकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जिस भी फैमिली में क्या होगा, जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां पर 35 से 40% बच्चों में मूल्य भ्रम की समस्या देखी गई है। ठीक है, क्लियर? यहां तक जो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सही क्या है और गलत क्या है, कौन सही है कौन गलत है। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, इस टॉपिक से संभावनाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन 3 टॉपिक से आपने 30 प्रश्न कर लिए हैं तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इस 30 टॉपिक को, इन 3 टॉपिक को पढ़ते समय आपको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, तो चलिए, तो अगला लेक्चर दोपहर 1 बजे होगा और 1 बजे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेविस क्रोजर के बारे में और डैरन हॉफ के बारे में। इनसे जुड़े 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।